न्यूट्रास्यूटिकल। अखिलेश की चुनावी सीट पर सस्पेंस खत्म। मैनपुरी के करहल से लड़ेंगे चुनाव, समाजवादी पार्टी ने किया ऐलान। यूपी चुनाव में भागम भाग का दौर। मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता ने थामा बीजेपी का दामन। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल भी बीजेपी में शामिल। कांग्रेस एमएलए अदिति सिंह का भी इस्तीफा। उत्तराखंड में बीजेपी की पहली लिस्ट आउट। सीएम पुष्कर धामी को खटीमा से टिकट। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से उम्मीदवार। पहली सूची में 59 नाम। पंजाब में ईडी की रेड पर घमासान। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। पंजाब सीएम की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया। देश में कोरोना की तीसरी लहर की खतरनाक रफ्तार। केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में नए मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। दिल्ली में आज आए 12,000 से ज्यादा केस। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज बारी है देश के मिजाज की। जी हां, आज तक ग्रुप का, इंडिया टुडे ग्रुप का वही सालाना सर्वे जो आप हर बार देखते हैं, लेकिन आज अहम इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता, ये भी हम आपको बताएंगे। कुल मिलाकर देश का मिजाज हम आंकते हैं इस पैमाने पर कि अगर आज हो चुनाव तो किस तरफ है देश की जनता का झुकाव। आपको बता दें, ये सर्वे इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर ने मिलकर आपके लिए किया है, जिसका हमेशा सैंपल साइज हम सबसे पहले आपको बताते हैं। सैंपल साइज 8066 है। लोकसभा क्षेत्र 80 हमने कवर किए हैं और गलती की संभावना जो हम पहले से आपके सामने रख दे रहे हैं वो ±3% है। एक बात हम आपको और बता दें कि पिछले 3 हफ्ते में हमने 6000 लोगों के आसपास से बात की है, ताकि ये 3-4 महीने में हमने जो 2000 और लोगों से बात की थी, इन सबको आकर हर बदलती तस्वीर के साथ क्या लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब कुछ सामने आएगा। इसीलिए पीरियोडिक तरीके से हमने बड़े बड़े इवेंट्स के बीच में भी लोगों से बातचीत की है। तो सैंपल साइज हमने आपको बता दिया है। देश का मिजाज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर देश की जनता क्या सोचती है। अगर आज हो देश में चुनाव तो किस तरफ जाएगी देश की जनता। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और जब बात उत्तर प्रदेश की होती है तो जो पहला सवाल हमने अपने इस सर्वे में पूछा है, यूपी का मिजाज। ये हमने आपको सैंपल साइज सिर्फ यूपी का बताया, याद रखिए। ये देखिए आगे आपके सामने सीएम योगी का कामकाज बहुत संतुष्ट कहने वाले 49% हैं। ये देखिए 50% लोग कह रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं। वहीं जब आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि संतुष्ट, हम हमेशा अपने इस सर्वे में कैटेगरी बनाते हैं, बहुत संतुष्ट, संतुष्ट, असंतुष्ट। तो संतुष्ट कहने वाले 17% हैं और वहीं असंतुष्टों का आंकड़ा आप देख रहे हैं 34% है। अगर संतुष्टों का आंकड़ा हम जोड़ दें, जिसमें हम 49 और 17 को मिलाते हैं, तो 56 यानी 56% लोग संतुष्ट या बहुत संतुष्ट है। 66 माफ कीजिएगा, 66 और 34% सीधे असंतुष्ट है। ये आपके सामने है। बड़ी खबर हमारे सर्वे में जो सामने आ रही है, इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ के काम से संतुष्टों की संख्या, जो बहुत संतुष्ट मानते हैं, वो 49% है, जबकि 17 लोग संतुष्ट हैं, 17% लोग, और 34% लोग असंतुष्ट हैं। यह आंकड़ा है योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर।
असंतुष्ट 34%, संतुष्ट 17% और बहुत संतुष्ट 49% 66% लोग संतुष्ट या बहुत संतुष्ट की कैटेगरी में आते हैं 66, जबकि 34% सीधे सीधे असंतुष्ट हैं। अब जो अगला सवाल हम आपके सामने रखने वाले हैं, यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा, भटकने नहीं देंगे हम। जो असल मुद्दा है वो जब हमने जनता से पूछा तो देखे सियासतदान, सबसे बड़ा मुद्दा 35% कह रहे हैं बेरोजगारी है। बेरोजगारी 35% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई के मुद्दे को लोग दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं 23%, 23% लोग। उसके बाद जब आप तीसरा मुद्दा देखते हैं तो महामारी, कोरोना की महामारी का मुद्दा भी 10% लोग। तो जो लोग ये मानते हैं कि महामारी को लोग मुद्दा नहीं समझते हैं वो भुलावे में है। 10%, 7% भ्रष्टाचार, आर्थिक हालात 2% लोग, 35% बेरोजगारी, 23% महंगाई, 10% कोरोना महामारी। सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की जनता के मुताबिक इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे का है बेरोजगारी। 35% लोग बेरोजगारी, 23% महंगाई और 10% कोरोना को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। 7% भ्रष्टाचार को और 2% आर्थिक हालात को बड़ा मुद्दा मानते हैं। तो देख ले सियासतदान, बेरोजगारी और महंगाई जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और तीसरे नंबर पर कोरोना की महामारी है। भ्रष्टाचार और आर्थिक हालात 7% और 2% के बाद चौथे और पांचवें नंबर पर है। यह पूरा का पूरा आंकड़ा सबसे बड़ा मुद्दा का आपके सामने आ चुका है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की जनता किन पैमानों पर इस बार वोट करने के लिए जाएगी। अब जो अगला सवाल हम आपसे इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में जनता से हमने पूछा रखने वाले हैं, केंद्र की एनडीए सरकार का कामकाज। 69%, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता का रिस्पांस है। देश भर का रिस्पांस हम आपको रात 9 बजे बताएंगे, लेकिन जब यूपी की जनता से हमने पूछा कि जो केंद्र की एनडीए सरकार है उसके कामकाज से आप संतुष्ट हैं या नहीं, ये सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी है क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी प्रचार के लिए जा रहे हैं और बार बार सबसे प्रबल तरीके से 6 बार तो वो पूर्वांचल में जा चुके हैं, अलग अलग जगह, चाहे वो वेस्टर्न यूपी हो, पूर्वांचल हो, हर जगह पहुंच रहे हैं। तो एनडीए सरकार के कामकाज को जो मुहर लगी है वो 69%, 69% लोगों की हमारे सर्वे में लगी है। उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं जो संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट था 69%, संतुष्टों की संख्या 8% है। 8% लोग ये मानते हैं कि वो एनडीए की जो केंद्र की सरकार का कामकाज है उससे संतुष्ट हैं। ये देखिए, ये यूपी की जनता का हम आपको बता रहे हैं आंकड़ा। और फिर असंतुष्टों की संख्या आपके सामने है, जिसमें आप देख रहे हैं 22% लोग ये कह रहे हैं कि वो कामकाज से असंतुष्ट हैं। तो केंद्र की जो एनडीए की सरकार है उस पर लोगों की क्या भी राय, हमने आपको बता दिया। बड़ी खबर, इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक केंद्र की एनडीए सरकार से 69% लोग बहुत संतुष्ट हैं, 8% संतुष्ट हैं और 22% असंतुष्ट हैं। 77% कहा जा सकता है, 77% लोग संतुष्ट या बहुत संतुष्ट हैं केंद्र में एनडीए सरकार के कामकाज से। यह आंकड़ा अब आपके सामने है, जिसमें बहुत संतुष्ट कहने वाले 69% हैं, संतुष्ट कहने वाले 8 और असंतुष्ट कहने वाले 22% लोग हैं। ये केंद्र की एनडीए सरकार के कामकाज पर यूपी की जनता की राय है, यानी नरेंद्र मोदी के काम को लेकर क्या कहना है यूपी की जनता का। ये हमने जब उनसे सवाल पूछा तब देखिए ये मिला हमें जवाब। 77% कुल होता है संतुष्ट और बहुत संतुष्ट को मिलाकर, वहीं पर 22% असंतुष्ट है। अब जो अगला सवाल हमने पूछा अपने सर्वे में, बतौर प्रधानमंत्री, बतौर पीएम नरेंद्र मोदी का कामकाज, सवाल सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उत्तर प्रदेश की जनता से जब हमने पूछा तो 75% कह रहे थे अच्छा, 9% इसे औसत मानते हैं उनके कामकाज को। सबसे बड़ा जो ग्रुप था 75% लोगों का, वो कह रहा है कि काम अच्छा है,
वहीं पर आप देखिए जो सबसे बड़ा 75% है, यहां पर हमने कैटेगरीज अलग रखी थी, अच्छा, औसत और जो खराब मानते हैं। तो औसत के अच्छा कहने वाले 75% है। अब इधर आ जाइए तो आपको औसत जो उनके कामकाज को मानने वाले लोग हैं वो है 9% लोग कह रहे हैं कि औसत उनका, और खराब कामकाज उत्तर प्रदेश में कहने वाले 16% लोग हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश की जनता की राय। 4 बड़े सवालों के जवाब हमने आपको दे दिए हैं। अब चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनता ये मानती है, जिनमें 75% लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के काम से वो खुश है, 9% से औसत मानते हैं, वहीं 16% खराब मानते हैं पीएम के काम। तो एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर क्या है उत्तर प्रदेश की जनता की राय। अच्छा कहने वाले 75% लोग हैं, खराब कहने वाले 16 और औसत कहने वाले 9% लोग हैं। कुछ ही देर में हम आपको बहुत दिलचस्प आंकड़े बताएंगे। जो बड़े सवाल इस सरकार पर खड़े होते हैं उन सब पर क्या है यूपी की जनता की राय। और रात 9 बजे हम आपको बताएंगे कि देश का मिजाज आज क्या है। अभी तो आप यूपी का मिजाज देख रहे हैं, ये यूपी की जनता का वर्डिक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर जो वर्डिक्ट उत्तर प्रदेश की जनता का है वो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन शुरुआत इस बात से की कि योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर उनकी क्या राय है। तो वही आंकड़ा दिखाते हुए आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। दिनेश शर्मा हमारे साथ उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जुड़ रहे हैं, अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन दिनेश शर्मा जी शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 75% लोग उनके कामकाज से बहुत खुश नजर आ रहे हैं, वहीं पर सीएम योगी के कामकाज के वर्डिक्ट को हम देखते हैं तो बहुत अच्छा मानने वाले 49% है और 17% उनके काम से संतुष्ट है। क्या आपको लगता है ये आंकड़ा काफी है यूपी में नैया पार लगाने के लिए, दिनेश जी? देखिए, पूरा आपके जो आंकड़े हैं वो जनता की नब्ज को पहचानते हुए उसको उद्बोधित कर रहे हैं। कोई भी सरकार, आज तक का जितनी भी सरकारें रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जब चुनाव आता है और जनता से आप पूछते हैं तो मतदाता विभिन्न जाति संप्रदाय क्षेत्र में बटे हुए होते थे और उनकी वक्तव्य बिल्कुल अलग अलग होते थे। लेकिन जिस प्रकार से आपने ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, मैं समझता हूं कि एक वास्तविकता के काफी निकट हैं। अगर पूरा जोड़ें तो प्रधानमंत्री जी के प्रति अगर 75% वो और 9% दूसरा मिला लें तो ऐसे 84% लोग हैं या तो संतुष्ट हैं और या तो कुछ ऐसे हैं जो असंतुष्ट नहीं है। यानी 84% लोग ऐसे हैं जो देश के कामकाज से असंतुष्ट नहीं है और केवल 16% लोग हैं। यानी परफॉर्मेंस को अप टू दी मार्क नहीं बल्कि और अच्छा मानते हैं केंद्र सरकार के कार्यों को। एक नंबर 1 तो ये बात हुई। दूसरा, उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखें तो 66% लोग ऐसे हैं जो संतुष्ट हैं या अति संतुष्ट हैं और केवल 34% लोग ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं। इस बात को परिभाषित कर रहा है अपने आप में आपका ये सर्वे कि उत्तर प्रदेश सरकार का कामकाज बहुत अच्छा था और सोने में सुहागा था कि जो केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से एक अच्छा समन्वय का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में रहा है, ये डबल इंजन की सरकार ने अद्भुत काम किए होंगे। इसमें 84% जो आपका आराम है उसमें एक विपक्ष के लिए एक संकेत मान रहा हूं इसको। विपक्ष जो हमारे 20% हमारे अल्पसंख्यक बंधु हैं, हाँ। उनके मत को लेकर वो अपने आप पे दावा किया करता है। मैं आपके इस जो चुनावी सर्वेक्षण उसमें आधार पर भी और अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी कहूंगा कि अल्पसंख्यक मतदाता भी इस बार बिल्कुल प्रभावित है। कोई प्रचार कर ले, घर की महिलाओं से जाकर पूछिए, बेरोजगार नौजवानों से जाकर पूछिए, जिनको राशन मिल रहा है, जिनको 1000 रुपए भत्ता मिल रहा है, जिन किसानों को 6000 रुपए साल का उनको वहां पर सम्मान राशि मिल रही है, जिनके घर में टॉयलेट हुए हैं, जिनके घर में प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, आज उनका मंतव्य बदला है और दृष्टिकोण
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में इसलिए भी बदला है कि अल्पसंख्यक वर्ग ने भी देखा है कि आज पूरे प्रदेश में 5 सालों में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। एक भी जगह के लोगों के जनहानि सांप्रदायिक दंगों के कारण नहीं हुई। माफिया अपने जेलों के अंदर रहे, आम आदमी उससे भयाक्रांत होने से बचा रहा। ये तमाम फैक्टर ऐसे रहे कि एक डेवलपमेंट प्रोसेस में भी हम आगे रहे, कानून व्यवस्था में भी हम आगे रहे, शैक्षिक और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में भी हमारा एक अच्छा स्थान रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस सरकार की रही है प्रत्येक क्षेत्र में, उसका एक अपना अलग महत्व रहा है। मुख्यमंत्री जी, चुनाव आज जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद पे नहीं, ये विकासवाद के आधार पर ये परिणामों को निर्धारित करने वाले होंगे, ऐसा मैं आपसे बोलता हूं। उप मुख्यमंत्री जी, मुद्दा जरा दिखाइए। सर, मुद्दे में सबसे ऊपर 35% लोग बेरोजगारी कह रहे हैं, उसके बाद महंगाई का नंबर है, फिर कोरोना की महामारी। हाँ, मैं 23% महंगाई कह रहे हैं सर। अब ये समझिए, ये तो विपक्ष भी लगातार यही कह रहा है ना कि आपने जो रोजगार के वादे किए थे उस पर आप फेल हुए हैं। ये बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना की महामारी, बड़ी परेशानी। कि अंजना जी, मैं समझता हूं कि बेरोजगारी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने आजादी के बाद अब तक की सरकारों में सबसे ज्यादा सफलता उसको दूर करने में करी है। आपके पास आंकड़े हैं, आप देख लीजिए। जब हम सरकार में 2017-19 मार्च को हमने शपथ ली थी, उस समय बेरोजगारी दर थी 17.4%। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस समय बेरोजगारी की दर है 4.1%। यानी हमने बेरोजगारी को लगभग 13% के आसपास कम करने का काम बेरोजगारी दर को किया है। 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, पारदर्शिता के साथ नौकरी, एक में भी आक्षेप न आना, और संविदा के आधार पर 3,50,000 से भी ऊपर लगभग 3.25 लाख लोगों को संविदा के आधार पर नौकरी देना। और ये मैं आंकड़ा जो दूसरा बताने जा रहा हूं वो नवंबर के आसपास का है, अब तो 3 महीने में और बढ़ गया होगा। 1,61,00,000 लोगों को हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप में तमाम उद्योग धंधों के माध्यम से हमने रोजगार का सृजन किया है। यानी रोजगारी को निर्मूल करने के लिए जो उपाय हो सकते थे, सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में किया है। और जो हमारी भावी जो योजनाएं हैं, आज हमारे 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आज हमारी मेट्रो चलेंगी, हमारा डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, कई हजार लोगों को नौकरी, कई लाख लोगों को नौकरी मिलने वाली है। आज आईटी का हब बनकर तैयार हुआ है। आज ये नोएडा का क्षेत्र, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप में कई लाख लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं। आज 100 मोबाइल बनते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो 70 मोबाइल केवल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। और हम एक्सपोर्ट करने में, हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन में हमारी वृद्धि हो गई। 11 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था हमारी थी 5 सालों में, आज जब हम आपसे बात करें 22 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था बन गई है। हम गांव में किसानों की आमदनी को दुगना करने की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। शिक्षा नीति को लागू करने में भारत में अग्रणी हमारा प्रदेश रहा है। आप एक के बाद एक बहुत सारे काम गिना रहे हैं, लेकिन हम तो बस आंकड़े रख रहे हैं सर। जहां आप गदगद थे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को मिले मार्क्स पर, वहीं पर सर 35% अगर मानते हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो फिर है ना, फिर इसको भी स्वीकारना पड़ेगा। देखिए, मैं बेरोजगारी मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमने बेरोजगारी पूरी समाप्त कर दी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हमने कहा कि 17.4% की दर को हमने 4.1% कर दिया है। आगे हमें अवसर मिलेगा। हम बेरोजगारी हमारा प्रथम उद्देश्य होगा। नौजवानों को रोजगार के लिए तमाम योजनाएं हमने तैयार की है। ये जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, क्या लाख लोगों को नौकरियां अपने आप मिलेंगी। ये एक्सप्रेसवे के बाद जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, कितने लाख लोगों को नौकरियां अपने आप मिलने वाली हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करके मजबूत किया है, बिजली को ठीक किया है, किसानों के यहाँ की व्यवस्था को ठीक कर रहा हूं। तो ये रोजगार सृजन के उपायों को जिस प्रकार सरकार ने किया है, अगला जो हमारा 5 साल का होगा वो इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन का सूचक बनेगा। बहुत धन्यवाद आपका दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए। धन्यवाद सर आपका। अब अन्य मेहमानों से आपका परिचय करा दें। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। मलूक नागर साहब जो कि सांसद हैं बीएसपी के, वो जुड़ गए हैं। शरद प्रधान जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सौरभ द्विवेदी हमारे साथ एडिटर इंडिया टुडे हिंदी के जुड़ गए हैं चर्चा में। संबित पात्रा जी, वही सवाल, प्रधानमंत्री को एक्सेप्शनल मार्क्स, योगी जी को 66%, अगर हम बहुत संतुष्ट और संतुष्ट को मिला लें, लेकिन बेरोजगारी वाला 35% और 11% महंगाई का मुद्दा लोगों का मानना सबसे बड़ी चुनौती दिखाई देती है। संबित जी।
अंजना जी नमस्कार। आज तो दिल गदगद हो गया। ये जो सर्वे आपने दिखाया है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द था संतुष्ट संतुष्ट संतुष्ट, ये बहुत कम होता है राजनीतिक इतिहास में, बहुत कम होता है कि जनता जो हमारी जनार्दन होती है, संतुष्ट सबको इतने अच्छे से उच्चारित कर रही है। 77% जनता संतुष्ट संतुष्ट संतुष्ट, ये छोटा विषय नहीं है। अंजना जी मैं तो कहूंगा अब की बार डिस्टिंक्शन पार, डिस्टिंक्शन पार। हम कहते, जब हम 10th क्लास और 12th क्लास में एग्जामिनेशन देते थे ना, तो घर में पूछते थे ना कि डिस्टिंक्शन मिला है कि नहीं मिला है आपके लड़के को, आपकी लड़की को। 75% से ऊपर जो रखते थे उनको डिस्टिंक्शन पार माना जाता था। मैं तो कहूंगा योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार केंद्र में, दोनों को डिस्टिंक्शन का मार्क आज जनता जनार्दन ने दिया है। मामला बॉर्डर लाइन है सर, स्पष्ट होता है संबित जी, मामला बॉर्डर लाइन है। पीएम का 75% और योगी जी तो 66% है, दोनों मिलाकर। और तीसरी बात, संतुष्ट जब हो गए वहीं से प्रगति रुकती है। लेकिन अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आ रही हूं सुप्रिया जी। आपने 77% भी दिखाया, और सबसे बड़ी बात जो जुगलबंदी केंद्र के और राज्य के सरकार के बीच में देखिए, दोनों ने जिस प्रकार से योगी जी और मोदी जी को पलक पावड़े बिछा करके आगे बढ़ाया है कि हमारे प्रधानमंत्री इतने प्रतिशत से हमारे चहेते हैं, हमारे मुख्यमंत्री इतने प्रतिशत से हमारे चहेते हैं, ये बहुत कम होता है। अन्य राज्यों में भी आपने सर्वे किए हैं और ये सर्वे आज से पहले भी हुआ है। इस प्रकार की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम होती है। अब की बार 400 बार पार, ये जो संख्या आपने दिखाया है, यह भी कहता है। और देखिए अंत में तो मैं यही कहूंगा कि जो योगी जी ने 80% वर्सेस 20% के विषय में कहा था, यही वो 80% वर्सेस 20% है। 80% संतुष्टि, 80% परफॉर्मेंस, और 20% कुछ लोग तो ऑपोजिशन में भी होंगे जिनको लगता होगा कि हमने ठीक नहीं किया है, उनको भी संतुष्ट कैसे करना है। अगली बार जब आप सर्वे करने जाए तो वो 20% लोग भी संतुष्ट कैसे हों, उसको भी आगे बढ़ाना है। जहां तक आपने अनएम्प्लॉयमेंट के विषय में कहा, देखिए तो रिलेटिव है। 77% लोग जो हैं वो संतुष्ट है, मगर उसमें भी अगर मुद्दा पूछा जाए तो मुद्दा विहीन तो कोई भी राज्य, कोई भी देश कभी नहीं हो सकता है। मुद्दे तो रहेंगे। बिल्कुल सही कहा अभी उप मुख्यमंत्री दिनेश जी ने। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आए थे तो लगभग 18% अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तर प्रदेश का था, जो आज घट करके दिसंबर 2021 में मात्र 4.8% रह गया है। ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, 80-20 का जो, लेकिन आपने फिर से एक नई परिभाषा दी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब पहले से योगी जी को पता था कि इंडिया टुडे का सर्वे आएगा, उसमें 80-20 का मामला होगा, और वो सोचकर उन्होंने बोला। ये भी दिलचस्प है। लेकिन सुप्रिया जी ने अच्छा काम किया है, हमें तो पता ही है 80% जनता खुश है। सबको पता है सर 80-20 का खेल क्या है बीजेपी का, सबको पता है, जनता को पता है। सुप्रिया श्रीने जी आपके पास आते हुए, सुप्रिया जी, जो दम दिख रहा है वो दिख रहा है। इस सर्वे को अगर हम आधार माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता यूपी में दिखती है, योगी आदित्यनाथ के लिए भी लोकप्रियता दिखती है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती विपक्षी पार्टियां दे पाएंगी? सुप्रिया जी। अंजना जी, पूरे सम्मान के साथ, और क्योंकि मैं तो आप ही के जगत से आई हूं, 24 करोड़ की जनता में 8066 लोगों के सर्वे को मैं सम्मान देती हूं। मैं बिल्कुल इसको खारिज नहीं करूंगी। मैं सम्मान देते हुए सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती हूं। कोई संतुष्टता पे बड़ा गदगद हो रहा था। 100 में से 68 युवा उत्तर प्रदेश के बेरोजगार हैं। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक चीजें अगर मिला लीजिए तो 60% लोग परेशान हैं। बेरोजगार जब अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो उनको लाठियां बरसाई जाती हैं उनके ऊपर, और मुख्यमंत्री जी अपने ट्विटर से बोलते हैं तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लूंगा। तो बेरोजगारी मुंह बाय खड़ी है। और अंजना जी, कुछ टाइम पहले जब हम लोग पत्रकार थे, एक बड़ा गाना आया था पीपली लाइव का, सखी सैया तो खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। भाजपा के लिए महंगाई डायन से डार्लिंग बन चुकी है। सैया कमा नहीं रहे क्योंकि 84% लोगों की आय घट चुकी है। और सत्य यह है कि आज भाजपा के लिए मुद्दा विहीन राजनीति का विषय उत्तर प्रदेश बन चुका है। विकास की बात हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी। दो बातें कह देती हूं। उप मुख्यमंत्री ने कहा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। चलिए, उन्होंने तो जेवर एयरपोर्ट का नाम लिया, नहीं तो चीन का एयरपोर्ट दिखा रहे थे बेचारे शंघाई का। यहां पर वो तो सड़कें दिखा रहे थे अमेरिका की, और वेस्ट बंगाल के पुल दिखा रहे थे, बांध आंध्र प्रदेश का दिखा रहे थे, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो सड़कें इन्होंने बनाई वो नारियल फोड़ने से, जब इनॉग्रेशन में नारियल फोड़ा गया तो टूट गई सड़क। उंगली से हापुड़ में सड़क तोड़ी जा रही थी। भाजपा के सांसद और विधायक अपने क्षेत्र नहीं जाने पा रहे हैं। पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है।
जनता में इतना रोष क्यों है? जनता जब वोट देगी तो अपना असल मत दिखाएगी। जनता डरती है क्योंकि ये अपने संस्थानों से, पुलिस से, प्रशासन से जनता को तंग करते हैं। अंतिम बात कह के एक बात खत्म करूंगी, आंकड़ों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। 2012 और 2017 दो सरकारें थी। 2017 के बाद ये आए। 2017 के बाद से जीएसडीपी जो उत्तर प्रदेश का है वो मात्र 1.9% बढ़ा है और पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की 41,000 है, औसतन देश की 86,000 है। हम 32वें नंबर पे है पूरे देश में। और अंत में एक बात जानकारी के लिए कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहती हूं कि 4 गुना बेरोजगारी का दर युवाओं के लिए बढ़ा है और 2 गुना बढ़ा है नॉन युवाओं के लिए। तो आंकड़ों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। संतुष्ट रहना अच्छी बात है, ये संतुष्टता ही आपको झोला उठाने पर मजबूर करेगी और संतुष्ट होइए। संबित जी तो ये चाहते हैं। संबित जी छोटा सा एक रिस्पॉन्स, उसके बाद सौरभ आपके पास आ रही हूं। संबित, देखिए अंजना जी, आपको लगता है मुझे कोई रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता है? आप लोगों के सर्वे तो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 3 से 5 या 6 सीट मिलने वाली है। काहे को गला खराब करना है? काहे को गला खराब कर? देखिए, ये तो शुरू 2014 से ही असंतुष्ट कैटेगरी में है। 2014 से ही कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से असंतुष्ट है। हाँ ही दो तो बेरोजगार हैं, राहुल जी, सोनिया जी बेरोजगार है, और ये सारा का सारा जो फ्रस्ट्रेशन है ये हमारे ऊपर निकालेंगे। मुझे चिल्लाना नहीं है क्योंकि आज तो आप लोगों ने सर्वे किया है, ये आपके आंकड़े हैं, ये किसी पार्टी के आंकड़े नहीं। और मैं तो धन्यवाद देता हूं कि कम से कम कांग्रेस की प्रवक्ता ने ईवीएम के ऊपर अभी तक ठीकरा फोड़ा नहीं है। वो 10 तारीख को फोड़ेंगे। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं इन आंकड़ों के लिए भी ईवीएम के ऊपर ठीकरा ना फोड़ दे कांग्रेस की प्रवक्ता। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक। ये जो उंगली से सड़कें उखड़ जा रही हैं एक्सप्रेसवे, और नारियल से फूट जा रहा है एक्सप्रेसवे, ये चीन में एयरपोर्ट खुला है, जेवर में एयरपोर्ट नहीं खुला है, जनता जनार्दन है साहब, ये सब देख रही है। एयरपोर्ट कहां खुला है, कौन उंगली से उखड़ जा रहा था और किसकी सड़कें नहीं थी, वो सब देख रही है। ये टीवी को देख करके हमारी डिबेट सुनकर कोई वोट नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। अंजना जी 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा। ले लीजिए, ले लीजिए, 10 सेकंड का टाइम दे दीजिए। अंजना जी 10 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड का। धन्यवाद, आज आप उदार मुद्रा में, मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद 10 सेकंड का टाइम देने के लिए। लगता है टेलीप्रॉम्प्टर पर स्पीच आ नहीं पाई, इसलिए बेचारे कुछ मेरे आंकड़ों पर बोल नहीं पाए, पटाओ पढ़ाओ का डिफरेंस भी नहीं बता पाए। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आप ही की सरकार के आंकड़े हैं जो केंद्र सरकार ने इशू किए हैं। और जो लोग महंगाई से परेशान हैं वो अकेले योगी जी से परेशान नहीं है, वो उतने ही मोदी जी से भी परेशान है। ये जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो युवा आज का बेरोजगार है वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको डेमोग्राफिक डिजास्टर आपकी सरकारें तथाकथित 10 सेकंड में भी लूंगा, मिलकर बना केवल 10 सेकंड। छोटा सा स्पीच आए नहीं, संबित जी छोटा सा जवाब प्लीज, क्योंकि फिर आप दोनों में ये आगे पीछे पूरी लड़ाई होती रहेगी। अन्य मेहमानों को भी शामिल करना है, सिर्फ 2 लाइन प्लीज। देखिए अंजना जी, मैं तो वाकई आज उदार मुद्रा में हूं, लड़ना नहीं है, मुस्कुरा के जवाब देना है। टेलीप्रॉम्प्टर कितना बड़ा स्कैम ढूंढा है ना अंजना जी। ये 8 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी का कितना बड़ा स्कैम इन्होंने ढूंढ लिया। टेलीप्रॉम्प्टर में गड़बड़ी हो गई, वाह, कांग्रेचुलेशन कांग्रेस पार्टी। और पढ़ाओ पटाओ अभी बोल रहे थे, मैं बताऊं, अध्यक्षा जब बोलती है भड़ट माता की जय, ये तो भड़ट भारत माता की जय तक इनकी अध्यक्षा बोल नहीं पाती है। ये प्रोनाउंसिएशन पे कमेंट कर रहे हैं। अब भटक जाएंगे। नहीं, मैं भटक कौन रहा था? अभी प्रोनाउंसिएशन पे कौन कमेंट कर रहा था? जिनकी अध्यक्षा भड़ट माता की जय बोलते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन पे कमेंट करने निकले हैं। बहुत बड़ा निकला है, कांग्रेचुलेशन। कितना बड़ा स्कैम ढूंढ निकाला है कांग्रेस पार्टी ने, टेलीप्रॉम्प्टर और प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, हो गया, हो गया। समझ रहे थे। चलिए सौरभ, अभी बहुत सारे नंबर्स बताने हैं, बहुत सारे नंबर्स बताने हैं। तू मैं नहीं, कल को सड़क पर लोग रोक कर पूछेंगे आप लोग कैसे बोलते हैं टीवी पे। सौरभ द्विवेदी, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं जो इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे है, ये क्या बता रहा है यूपी के मद्देनजर? अंजना जी, मैं आंकड़ों पे टिप्पणी करूंगा, लेकिन उससे पहले सुप्रिया जी ने जो आंकड़ों के सैंपल को लेकर बात कही, मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया टुडे एक लंबे अरसे से मूड ऑफ द नेशन सर्वे करवा रहा है और इसमें जो सैंपल लिया जाता है उसमें इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है कि हर जेंडर, हर रीजन, हर रिलीजन और हर आय वर्ग के व्यक्ति को, महिला या पुरुष को शामिल किया जाए ताकि ये पूरा रिप्रेजेंटेशन करें। जहाँ तक आंकड़ों की बात है, अभी आज तक पर और भी आंकड़े सामने आएंगे। 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं कि 5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ
बीजेपी की तरफ से यूपी में सबसे बड़े नेता बन के उभरे हैं और ये बीजेपी के अंदर खाने और बाहर भी महसूस किया जा रहा है कि एक लंबे अरसे के बाद उन्हें एक लीडर मिला है जिसमें वोट कैचिंग एबिलिटी है। लेकिन उनके सामने वो चुनौती भी है जिसकी तरफ आप आंकड़ों के सहारे इशारा कर रही थी कि प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा, खासतौर पर सरकारी नौकरी को लेकर नौजवानों में जो रोष है, जिसको लेके वो जगह जगह चुनाव की घोषणा होने तक प्रदर्शन करते रहे, वो एक ऐसा मुद्दा है जिसके साथ आने वाली सरकार को भी डील करना पड़ेगा। और अभी जो सरकार जनादेश के लिए जा रही है योगी आदित्यनाथ की, उनके लिए भी एक बड़ी चिंता है। बेरोजगारी, महंगाई और कोविड प्रबंधन, ये 3 मुद्दे देश की दृष्टि से भी और यूपी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। शरद प्रधान जी, मलुक जी हमारे साथ जुड़ेंगे तो फौरन मुझे बताइएगा। हाँ शरद जी, जल्दी से अभी तक के सर्वे पर रिस्पॉन्स। नहीं, ये जो अभी तक सर्वे है, सर्वे जो इस तरह किया गया है, जिस तरह के क्वेश्चंस हैं, इस पे डिपेंड करता है कि लोगों के रिस्पांस क्या होंगे। तो बिल्कुल उसमें तो कोई क्वेश्चन करने की बात ही नहीं है जो सर्वे किया गया। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो प्रोजेक्शन है कि यूपी में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट कर दिए जो आज तक इतिहास में नहीं हुए, यूपी में का ग्रोथ बढ़ गई है, ये फिगर्स जो हैं ये डिस्प्यूटेड है। क्योंकि तमाम सर्वेज आए हैं, कई आर्टिकल्स आज ही फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपा है। पॉवर्टी लेवल यूपी में बढ़ चुका है पिछले 3 साल में पर्टिकुलरली, और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, ग्रोथ डाउन चली गई है बिटवीन 2019 और अभी में। ये बड़ा क्लियर कट पूरी स्टडीज है, ये इकोनॉमिक्स की स्टडीज है, कोई मेरी नहीं है। तो ये जो प्रोजेक्शन है सरकार का, ये जो क्लेम्स हैं जो बड़े बड़े विज्ञापनों के जरिए से बिल्कुल मेरे हिसाब से बम्बार्डमेंट करा जाता है जिनका, उनका उसमें सच कितना है और अर्ध सत्य कितना है, ठीक है, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अर्ध सत्य कितना, सत्य कितना, चूंकि आंकड़े अगले बताने का टाइम आ रहा है, इसलिए मैं सबको बोलूंगी कि थोड़ा छोटा छोटा जवाब दें जल्दी से। मलुक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलुक जी, आपका एक रिस्पॉन्स, इसके बाद 4 दमदार सवाल आने वाले हैं और उनके आंकड़े भी आएंगे। लेकिन उससे पहले मलुक नागर साहब, योगी की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, दोनों ही लोकप्रियता के पैमाने पर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं। अब एनकैश तो विपक्ष को करना है। मलुक साहब देखिए, एक्चुअल में कोरोना महामारी के बाद जो देश की हालात हुए हैं और जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं वो ऐसे हैं कि उनको केवल भटका करके रोका जा सकता है। इधर या उधर जो समाजवादी पार्टी जो बात करती है या बीजेपी जो बात करती है, जो हिंदू या मुस्लिम की जो बात करती है, हाँ। अगर वास्तविकता पे जाएं तो बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। और जो समाजवादी के कार्यकाल में जो पिछड़ों की वो बात कर रहे हैं, मौर्य और चौहान साहब को लेकर के, वो जाटों की बात नहीं करते, गुजरों की बात नहीं कर रहे, पालों की नहीं, सैनिक की नहीं, कश्यप की नहीं, सुनार की नहीं, लोहार की नहीं, कुमार की, तमाम पिछड़ी जातियां 54% किसी करते ही नहीं है, तो वो भी नहीं हो रही है। और जो दलित हैं 22% देश में भी, और जो उत्तर प्रदेश में है उनकी दलितों की कहीं बात नहीं हो रही है। और आज की तारीख जो कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता मैडम बैठी हुई हैं, जो अभी आंकड़े रख कर के बात कर रही हैं, क्या उनसे देखें कि भारत सरकार या देश की जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं तो उससे अभी आजकल के जो पैमाने हैं वो कमजोर रहे हैं या भारी रहे हैं। या जहां मैं खत्म कर रहा हूं प्लीज अंजना जी, जो प्रदेशों की जो सरकार है जहां कांग्रेस की है, वो वहां भी झांक करके देख लें। और मैं पार्लियामेंट में लॉ एंड जस्टिस डीओपीटी कमेटी में हूं, बहुत सारे पद दलितों के और पिछड़ों के खाली पड़े हुए हैं, और अगर वो नहीं भरे जाएंगे और बेरोजगारी रहेगी तो कहीं ना कहीं असलियत से दूर हैं आंकड़े भी और टेलीविजन और अखबारों की बातें भी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता की ये राय है जिसमें आप बीएसपी के सांसद के तौर पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस को भी घेर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को भी घेर रहे हैं, साथ ही सारी जातियों की भी सूची आपने पढ़कर बता दी, तो आपका फोकस कहां है जनता समझ गई होगी। बहरहाल अब वो वक्त आ गया है, जवाब आपको बताने वाले हैं अगले 4 सवालों के जवाब। उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है आज, क्या है यूपी की जनता का मिजाज, तो आइए आपको दिखाते हैं। अगला सवाल हमने पूछा, ये यूपी की जनता कह रही है बीजेपी सरकारें अन्य सरकारों की अपेक्षा करती हैं जांच एजेंसीज का गलत इस्तेमाल। सीबीआई, ईडी, ये जितनी जांच एजेंसियां हैं, क्या इनका गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है? हाँ कहने वाले 29%, ना कहने वाले 45%। ये देखिए आप 29%, 29% कह रहे हैं हाँ, जबकि
सभी करते हैं कहने वाले 45 है। पहले इसको देख लीजिए। हाँ कहने वाले 29% लोग हैं, 30% के आसपास। वहीं पर सब करते हैं कहने वाले 45%। यानी किसी की भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, किसी पार्टी की हो, जो भी सत्ता में आता है वो इन एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करता है, ये मानने वाले 45% लोग थे। इस पर जबरदस्त रिएक्शन होगा, क्योंकि चाहे वो ईडी की रेड उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह लगातार चुनाव के पहले हो रही है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार घेर रही है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी अब चुनाव आयोग भी गई है कि मुख्यमंत्री चन्नी की छवि बिगाड़ने के लिए सरकार जानबूझकर ये रेड करा रही है। तो इस सवाल पर आपने देखा सब करते हैं। अब अगला सवाल, जिस पर न जाने देश में कितनी बहसें हुई हैं, न जाने कितने हल्ला बोल के एपिसोड हमने किए हैं, क्योंकि यह आरोप लगता है कि मौजूदा सरकार में देश में लोकतंत्र खतरे में है। हाँ कहने वाले 32% लोग, जी हाँ आप देख रहे हैं, हाँ कहने वाले 32% लोग हैं जो कहते हैं देश में लोकतंत्र खतरे में है, जबकि नहीं कहने वाले देखिए 59%, लगभग 59%, 60% लोग ये मानते हैं कि नहीं, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, जबकि 32% साफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो ये दूसरा बड़ा आरोप जो इस सरकार पर लगता है, उस पर हमने ये सवाल लोगों से पूछा था। इस पर चर्चा की शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इस पर लगता है कि संबित पात्रा जी, जो तीसरा सवाल हमने पूछा है भ्रष्टाचार पर, वो भी हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। भ्रष्टाचार रोकने में मोदी सरकार क्या सफल हुई? ये सरकार इसको अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताती है। जनता मानती है, यूपी की जनता कहती है 69%, 69% लोग कह रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार रोकने में मोदी सरकार सफल है, जबकि 26% कह रहे हैं, देखिए दूसरी तरफ दिखाइए, 26% कह रहे हैं कि नहीं, मोदी सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में सफल नहीं रही है। तो ये है आंकड़े आपके सामने और इसी के साथ सवालों की बौछार करते हैं। 29% देश की जनता ये मानती है, संबित पात्रा जी, मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के पास भी गई है कि ये चुनावों के पहले जो ताबड़तोड़ रेड्स आप लोग करा रहे हैं सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से, ईडी की रेड, ये जानबूझकर विपक्ष को चुनावों के पहले मात देने के लिए, मतलब आप एक चुनाव तंत्र के तौर पर एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। संबित पात्रा, देखिए अंजना जी, चूंकि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कंप्लेंट करने गई है, तो पंजाब के विषय में हकीकत क्या है ये तो आप लोगों ने भी दिखाया कि 26 लोगों के खिलाफ जिन पर रेड इत्यादि हुआ है, 26 लोगों के खिलाफ पंजाब की ही पुलिस ने एफआईआर कराया था, उन्हीं के घर में रेड हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जो सैंड माफिया है, जो खनन घोटाला है, उसको किसी भी प्रकार से एक्सपोज करना चाहिए। पुरानी सरकार और वर्तमान सरकार भी, खुद के सरकार पर उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है, और इसी विषय को लेकर चन्नी जी के साथ सिद्धू जी की ठनी हुई थी। अब अगर रेड हो रहा है, खुद आपकी पुलिस ने एफआईआर कराया, आपकी पुलिस रेड चाहती है, आपके अध्यक्ष चाहते हैं कि ये पूरा जो सैंड माफिया है इसका खुलासा होना चाहिए, घर से पैसे भी बरामद हो रहे हैं, बाकी कागजात भी बरामद हो रहे हैं, तो क्या सारा भ्रष्टाचार, सर सारा भ्रष्टाचार विपक्षी पार्टियों में ही हो रहा है, सारा भ्रष्टाचार। तो जो भ्रष्ट है उसको आप कर दे नहीं, आप 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर की थी, उसमें बीजेपी के खिलाफ कर देते एफआईआर, अगर कोई बीजेपी वाला भ्रष्ट था तो आपने क्यों किया हुआ था? इसके बाद हम लोकतंत्र खतरे में है या नहीं, इस सवाल पर जाएंगे, इस पर आपका जवाब सुप्रेशिनी जी। अंजना जी, आपने जो बोला उस पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि आईटी, इनकम टैक्स जिसको कहते हैं, सीबीआई और ईडी की रेड वेस्ट बंगाल में भी हुई, राजस्थान में भी हुई, मध्य प्रदेश में भी हुई, पंजाब में भी हुई, गोवा में भी हुई, उत्तर प्रदेश में भी हुई। इन सबके बीच में पता है कॉमन क्या है? हर जगह भाजपा चुनाव हारी है। तो अच्छा काम आपने किया है, आपकी बौखलाहट दिखती है, क्योंकि ये संस्थाएं जो है, अब ये संस्थाएं नहीं रही हैं, ये आपकी फ्रंटल एजेंसी बन चुकी हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराने में, पार्टियों को तोड़ने में। कर्नाटक में सबने देखा आपने क्या किया था, मध्य प्रदेश में सबने देखा कैसे आपने इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया, इन एजेंसियों का इस्तेमाल होता है। लेकिन मतलब की बात अंजना जी उससे भी बढ़कर दूसरी है। मतलब की बात यह है कि अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति भाजपा में शामिल हो जाता है जिसके खिलाफ ये एजेंसीज होती हैं, सारे केस बंद हो जाएंगे, अमन चैन शांति हो जाएगी, वो गंगा नहाकर
स्वच्छ होकर अपने सारे दाग धब्बे धोकर भाजपा में आ जाएगा। और इसीलिए मैं कहती हूं संस्थाओं को फ्रंटल बनाने का जो भाजपा ने काम किया है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए देश की जनता भी ये समझती है। आपने वेस्ट बंगाल में भी यही किया था, हर चुनाव के पहले आप ये करते हैं, जहां पर आप नहीं पहुंच पाते वहां पर आपकी फ्रंटल पहुंच जाती है। लेकिन सुप्रिया जी, अच्छा है, सुप्रिया जनता जी के सामने आपका ये मुखौटा उतरता है, सुप्रिया जी उतरना जरूरी है। इनके पास तो वॉशिंग मशीन है, खूब प्रचार करते हैं, अपने वॉशिंग मशीन में सबको धो लेते हैं। लेकिन सुप्रिया जी ये भी तो देखना पड़ेगा, 45% कह रहे हैं कि सब करते हैं, तो ये छवि तो कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों को लेकर है। अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं ये सवाल वर्डेड कैसे था वो जरूर जानना चाहूंगी। मैं जरूर जानना चाहूंगी कि ये फिर से बताते हैं, फिर से बताते हैं। बीजेपी सरकारें अन्य सरकारों की अपेक्षा, जवाब दे, ठीक है, नहीं मैं आपको बता दे रही हूँ ना, वही सवाल स्क्रीन पर भी है। बीजेपी सरकारें अन्य सरकारों की अपेक्षा करती हैं जांच एजेंसीज का गलत इस्तेमाल। एक ऑप्शन हाँ, दूसरा ऑप्शन सब करते हैं। आपके सामने 29% कहते हैं हाँ, 45% ज्यादा लोग कह रहे हैं कि सब करते हैं। भाई तो सवाल तो यही बनता है कि अगर आपको लगता है कि हमने गलत किया और आप भी वही करके संतुष्ट हो गए हैं, तो हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस कोट एंड कोट। आपने जिस तरह से सत्ता का नंगा नाच, पैसों का नंगा नाच और संस्थाओं के साथ दुरुपयोग किया है, वो पहले किसी सरकार ने इस देश में नहीं किया है। ये मैं अपने दिल पर हाथ रखकर बोल रही हूं। और ये अगर आप देखिए, ये सिर्फ प्रतिद्वंदी राजनीतिक के साथ नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट अगर आपके कोई खिलाफ बोलेगा उसके साथ है, ये कोई एकेडमिशियन बोलेगा, ये आरबीआई का गवर्नर बोलेगा, ये स्टूडेंट बोलेगा, ये 21 साल की एक्टिविस्ट बोलेगी, उसके खिलाफ भी इसी तरह की संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद मुंह की खानी पड़ती है कोर्ट्स में जब कुछ प्रूफ नहीं होता है। यही असलियत है, क्योंकि अगर सच में सब लोग गलत है तो प्रूफ करिए कोर्ट में। कोर्ट में आए बाएं दाएं झांकने लगते हैं क्योंकि इनके पास साक्ष्य और तथ्य होते नहीं है, फर्जी केसेस होते हैं। छोटा सा जवाब। अरे बताइए, कमाल है अंजना जी, मतलब 77% लोग हमसे संतुष्ट रहे और कांग्रेस वाले इतने बड़े बड़े जवाब दे और मैं छोटा छोटा जवाब देके चला जाऊं। और अंजना जी आप भी ना सर, आप ही से शुरू किया था संबित जी आप ही से शुरू किया था, उनका भी पहला जवाब। अंजना जी, रिबटल में टाइम कम मिलता है। इजाजत ले रहा हूं, आप इस शो की एंकर हैं, आपसे रिक्वेस्ट लेके इजाजत लेके ही बोलूंगा। अंजना जी देखिए, इन्होंने कहा कि हम तो नंगा नाच, पैसे का, भ्रष्टाचार का, न जाने किस किस का नंगा नाच कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने देखा हुआ है। वो मोदी जी ने कहा ना, बैलगाड़ी, मतलब ये जो बैलगाड़ी नहीं, BAIL, बैलगाड़ी पे पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी, हर कोई बेल पे बाहर है और हमें कह रहे हैं कि हम नंगा नाच कर रहे हैं। दूसरा विषय, आप जानते हैं हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में सेडिशन का केस सर्वाधिक किसके अंडर में हुआ है? एक दिन में 12,000 सेडिशन का केस कांग्रेस पार्टी के समय तमिलनाडु में कुदनकुलम के आंदोलन के समय लगाया गया था। 12,000 सेडिशन के केस, इतना रिकॉर्ड पूरे विश्व में मुझे लगता है कहीं नहीं होगा। सारे रिकॉर्ड बनाने के बाद अब ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, हम भ्रष्टाचार में दूसरे एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, जनता जनार्दन, आपने सवाल पूछा था ना भ्रष्टाचार का विषय कितना है, 7% जनता, केवल 7% जनता मानती है कि भ्रष्टाचार का विषय है। आप सोच के देखिए, 93% जनता उस उत्तर प्रदेश में आज भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं मानती है, जिस उत्तर प्रदेश में एक कंकड़ को यहां से वहां उठाने में पैसा खर्च होता है, भ्रष्टाचार होता है। ये कमती बड़ा, ये कमती बड़ी नहीं, ये कोई, मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, ये हर किसी के बीच में ऐसे नहीं, हर ठीक है। चूंकि तीनों विषय पर उन्होंने बोल दिया एक साथ, तीनों विषय पर संबित जी, नहीं मजाक की बात नहीं है, तीनों विषय पर आपने अपनी बात रख दी है। जल्दी से मैं आने मेहमानों से एक रिस्पॉन्स ले लूंगी। रुक जाइए प्लीज मैम। सौरभ, जल्दी से आपका रिस्पॉन्स। देश में लोकतंत्र खतरे में है, कम से कम इस सर्वे के मुताबिक तो 59% लोग कह रहे हैं नहीं है। अंजना, इससे पहले चूंकि दोनों बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता एक दूसरे के ऊपर सवाल उठा रहे थे, मैं एक नागरिक के नाते भी ये जानना चाहता हूं कि एक डेटा तो है कि 29% ने कहा कि भाजपा जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है, 45% ने कहा, और ये बहुत बड़ा नंबर है कि सभी करते हैं। दोनों आंकड़ा मिला के होता है 74%। अगर आप इस हफ्ते की इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन पिक करेंगे स्टैंड से, जिसमें हमने और भी कई प्रश्नों पे
लोगों की राय मांगी तो एक राय ये भी पूछी गई है, जिसके बारे में आपको मैगजीन पढ़ने में पता चलेगा कि देश के लोगों का विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायपालिका और मीडिया के मुकाबले भरोसा कितना है, और इस भरोसे का आंकड़ा बहुत कम है। तो ये जो 74% लोग ये मान रहे हैं कि सब पार्टियां करती हैं, तो सब राजनीतिक दल किसकी कमीज कितनी सफेद और वॉट अबाउटरी के बजाय इस पर चिंता करें कि एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे उन सब के सब पर भरोसा क्यों कम होता जा रहा है रिस्पोंडेंट्स का। ठीक है, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी तक के आंकड़े उत्तर प्रदेश में ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि चाहे वो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जो कि 66% के आसपास दिखाई देती है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की यूपी की जनता 75% अप्रूवल देती है। औसत मानने वाले भी लगभग 9% लोग हैं। कुल मिलाकर लोकप्रियता का पैमाना देखें तो उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी पर मुहर लगाती दिखती है, लेकिन बेरोजगारी पर जब 35% लोग, महंगाई पर जब 11% लोग, कोरोना महामारी पर जब लगभग 9% के आसपास लोग अपनी मुहर लगाते हैं, तो वो बहुत बड़े सवाल भी खड़े करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो मूड ऑफ द नेशन, देश का मिजाज, हमारे इस इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में हम आपको बताएंगे कि अगर आज हो देश में चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, यानी पूरा देश क्या सोच रहा है मोदी सरकार पर। फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए। डिजिटल इंडिया के इस दौर में मोबाइल वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाता है जिसके लिए कुछ साल पहले तक आपको हमें ऑफिसेज के चक्कर काटने पड़ते थे। समय बर्बाद होने के साथ साथ आप और हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब आप ऐसे काम चंद सेकंड्स में अपने मोबाइल से घर बैठे ऑफिस बैठे कर सकते हैं। ऐसा ही एक बदलाव पीएफ की राशि पता करने के संदर्भ में हुआ। पहले पीएफ ऑफिसेज में इस काम के लिए लंबी लंबी लाइन लगा करती थी, लेकिन अब आप केवल एक मिस्ड कॉल के द्वारा चंद पलों में पता कर सकते हैं कि आपके पीएफ खाते में कितने पैसे जमा हैं। इसके कई सारे आसान तरीके हैं। दरअसल पीएफ की रकम गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा होता है आपका और हमारा, और इसीलिए आपके मन में भी पीएफ को लेकर सवाल उठते रहते होंगे कि अभी तक हमने कितना कुल पैसा जमा कर लिया है, इसमें कंपनी का कितना योगदान है, हर महीने कितनी राशि पीएफ के तौर पर हमारी कट रही है। अब आपको केवल 1 मिनट में इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल से पीएफ अकाउंट की सारी डिटेल्स जान सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ ने 01122901406 01122901406 नंबर जारी कर दिया है। आप सिर्फ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस नंबर पर मिस्ड कॉल करें। जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, कुछ सेकंड ब्रेक के बाद आपका फोन अपने आप कट जाएगा और फिर आपके अकाउंट, आपके खाते से जुड़ी हर एक जानकारी आपको मैसेज के द्वारा आपके फोन पर आ जाएगी। इसके लिए ईपीएफओ ने नंबर जारी किया है। आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 7738299899 पर एक एसएमएस भेजना होगा। जैसे ही आप एसएमएस करेंगे वैसे ही ईपीएफओ आपको आपकी पीएफ योगदान और बैलेंस की जानकारी भेज देगा। एसएमएस भेजने का तरीका क्या है वो भी बहुत आसान है, हम आपको बता देते हैं। इसके लिए आपको EPFOHOUAN लिखना है। 7738299899 7738299899 पर इसको भेज देना है। यह सुविधा 10 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और बांग्ला में उपलब्ध है। अगर आप मैसेज अंग्रेजी में भेजना चाहते हैं तो आपको EPFOHOUANENG लिखना होगा।
अंतिम के 3 शब्द ENG का मतलब भाषा से है। अगर आप ये 3 शब्द डालेंगे तो आपको अंग्रेजी में बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी। अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो HIN मैसेज के बाद लिख दीजिए तो आपको हिंदी में जानकारी मिल जाएगी। ये ध्यान रखिए कि UN की जगह आपको अपना UN नंबर बिल्कुल नहीं डालना है। आपको UN नंबर बिल्कुल नहीं डालना है, ऐसे सिर्फ UAN लिखकर छोड़ देना है। हालांकि EPFO के अनुसार फ़ोन कॉल या फिर मैसेज के द्वारा उसी उपभोक्ता को जानकारी देंगे जिनका UAN एक्टिव होगा। इसके अलावा आपका UN आपके किसी भी बैंक खाते, आधार और पैन से जुड़ा हुआ है तो आप अपने अंतिम योगदान और खाते की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। साउथ सिनेमा का स्टेटस बीते सालों में बॉलीवुड से भी बड़ा हो गया है। यहाँ के सितारे पैन इंडिया स्टार्स कहलाने लगे हैं। बाहुबली फेम प्रभास ने अपनी फिल्म से ऐसा कमाल किया कि रीजनल सिनेमा का दायरा बढ़ गया है। अब बारी है साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बाकी सितारों की, जो आपको जल्द ही किसी हिंदी फिल्म में काम करते नजर आएंगे। फिल्म पुष्पा से आइटम सॉन्ग कर लाइमलाइट में छाई समांथा को आपने वेब सीरीज फैमिली मैन में तो जरूर देखा ही होगा। अब समांथा को हिंदी फिल्म में देखने के लिए भी तैयार हो जाइए। समांथा अपनी पहली बॉलीवुड मूवी में तापसी पन्नू के साथ नजर आएंगी। ये एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म होगी। पुष्पा की सक्सेस एंजॉय कर रही रश्मिका मंदाना भी बॉलीवुड डेब्यू करने के लिए तैयार है। रश्मिका एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की स्पाई थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू में दिखाई देंगी। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म गुड बाय में भी नजर आएंगी। साउथ के हिट स्टार विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म लाइगर है, जिसकी पहली झलक देख फैंस पहले ही क्रेजी हो चुके हैं। ये फिल्म बड़े लेवल पर रिलीज की जा रही है। इसका हिंदी वर्जन भी रिलीज होगा। फिल्म की लीड हीरोइन अनन्या पांडे है। करण जौहर फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक है। एक्टर नागा चैतन्य मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगे। खास बात है कि नागा को ये रोल आमिर खान ने पर्सनली फोन करके ऑफर किया था। आमिर का ये ऑफर नागा ठुकरा नहीं पाए। फिल्म में वो बाला का रोल प्ले करेंगे। एक्ट्रेस राशि खन्ना फिल्म योद्धा में नजर आएंगी। फिल्म के लीड एक्टर्स हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और दिशा पाटनी। राशि खन्ना हिंदी OTT पर भी डेब्यू करने वाली हैं। फैंस राशि को हिंदी प्रोजेक्ट्स में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। तेलुगु एक्टर बेलकोंडा साई श्रीनिवास बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। वो राजा मौली की फिल्म छत्रपति के हिंदी रीमेक में काम कर रहे हैं। आपको बता दें, छत्रपति में प्रभास लीड रोल में थे।